सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फायरबुल कैपिटल्स। आज के लेक्चर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं ये चीज़ें देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैंडल स्टिक्स समझाई थी। उस कैंडल स्टिक्स में एक हाई लो वगैरह भी हमने देखा था। तो हाई लो क्यों लगता है और किस चीज़ की वजह से लगता है यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं भी देखे तो आप वो जाके वीडियोस भी सब देख सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ मतलब और ही बताई थी स्टार्टिंग के वीडियोस में कि एक्चुअली जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है स्टॉक मार्केट में वो सब होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो एक्चुअली डिमांड और सप्लाई मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं जब डिमांड कहूँगा तो मैं डिमांड के लिए बाइंग यूज़ करूँगा, क्योंकि डिमांड है मतलब बाइंग बढ़ रही है, और अगर सप्लाई है तो मतलब वहाँ पे सेलिंग बढ़ रही है। ऐसा हम सिनेरियो कंसिडर करेंगे। और अगर जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है मैं वहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा कि यहाँ पे बाइंग बढ़ रही है, मतलब बाइंग हो रही है। और अगर यहाँ पे सप्लाई का मतलब बढ़ रहा है तो मैं वहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो चलिए आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर प्राइस है तो वहाँ पे एक प्राइस के लिए लिमिट होता है, मतलब वो प्राइस उसके नीचे नहीं जाती या फिर वहाँ से ऊपर जाने के हाइयर चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं ये भी देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेन का ही एग्जांपल आपको बताने को करूँगा। अगर चलो एक पेन है, हम मान लेते हैं कि 10 रुपये का एक पेन है। तो 10 रुपये का पेन के लिए यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही थी इसलिए उसकी प्राइस बढ़ती चली गई। वो चली गई 12 वगैरह रुपये पे, 13 रुपये पे। उसकी बेस प्राइस थी 10 रुपीज़, जहाँ पे पिछला हमारा एक प्राइस था। अब जब यहाँ पे हम पेन की बातें कर रहे हैं, तो जब पेन चला जाएगा प्राइस बढ़ते बढ़ते 12 रुपये 14 रुपये पे तक ले गया, 16 रुपीज़ तक भी चला गया। 16 रुपीज़ के बाद जब पेन का सप्लाई भी मार्केट में आने लगा है, पेन का सप्लाई मार्केट में मतलब पेन अवेलेबल मार्केट में होने लगा है, तो पेन का प्राइस फिर से नॉर्मल होने लगेगा। 12 रुपये हो सकता है, फिर से 10 रुपीज़ भी हो सकता है। बट जब 10 रुपीज़ होगा तब लोगों को फिर से सेम चीज़ कम प्राइस में मिल रही है, इसलिए लोग उसे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। जब लोग उसे बाय करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी जो प्राइस थी वो इमीडिएटली फिर से बढ़ना भी स्टार्ट कर देंगी। तो हम सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट एक ऐसी हमारे लिए एक ऐसा जोन है जहाँ से प्राइस में फिर से बाइंग आ रही है, वहाँ से फिर से वो ऊपर जा रहा है। तो सपोर्ट के लिए और एक वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट कैन बी इक्वल टू डिमांड जोन, जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। सो डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो सपोर्ट के लिए डे लाइफ वाला एक एग्जांपल भी हम कंसीडर कर लेते हैं। हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो हमारे नीचे एक रोड है, इसलिए हम रोड पे चल पा रहे हैं, हमें वो रोड सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वहाँ पे एक हाथ गड्ढा आ जाए तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। तो वो जो गड्ढा होगा तो वो हमारे लिए मतलब हमारे नीचे सपोर्ट चला जाएगा और हम फिर से नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब हमें कोई तो चीज़ थी वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, उसकी वजह से हम सेम वहाँ पे ये वो जो मतलब स्पेस था वहाँ पे रुक पा रहे थे। सेम फॉर प्राइस वहाँ पे क्यों रुक सकती है, क्योंकि ऐसा कोई तो फोर्स है जो उसे वहाँ पे होल्ड कर रहा है। वो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है इसलिए वहाँ पे वो रुक रही है प्राइस, या फिर वहाँ से ऊपर जाने के हाइयर चांसेस है। तो ये भी बात आपको समझाना चाहूँगा। चलो, तो मान लेते हैं कि स्टॉक की प्राइस ऐसी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते वो अचानक से नीचे आना स्टार्ट कर दी। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर उसने सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे उसका डिमांड जोन है। सो आइदर प्राइस कैन गो अप फ्रॉम दिस साइड, दिस पॉइंट। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो उसमें डिमांड बढ़ रहा है। बट अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल रह जाता है, डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे अगर इक्वल हो जाता है तो वो प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। तो वो जो प्राइस है वो मार्केट साइडवेज जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई अगर इक्वल होता है तो वो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो आपको सपोर्ट तो समझ गया होगा। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे हमें डिमांड बढ़ रही है और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इक्वल हो रहे हैं और वहाँ से वो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पे हम अगर सीधा चार्ट में जाते हैं और चार्ट में जाके सपोर्ट्स क्या होते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये इमीडिएटली हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक सिनेरियो देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे आ रहा है वैसे वैसे यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो प्राइस है यहाँ से इमीडिएटली स्टॉक वो ऊपर जा रहा है, मतलब एक मैनर में जा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा। तो ये जो जोन है, ये जो प्राइस है वो उसे एक जोन का मतलब एक सपोर्ट का काम कर रही है जहाँ से वो नीचे नहीं जा रहा। अगर वो टूट गया तो मैंने डे टू डे लाइफ में आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आपके नीचे गड्ढा आ जाए तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। वैसे ही सेम अगर इस प्राइस के नीचे से उसका सपोर्ट चला गया तो वो प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। कब तक नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, जब तक उसे नेक्स्ट सपोर्ट नहीं मिला तब तक वो नीचे गिर सकती है। ये स्टॉक के लिए मैं और एक बार आपको जोन भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जोन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ये जो प्राइस है ये प्राइस इसके नीचे नहीं जा रही,
ये प्राइस के नीचे नहीं जा रही, तो ये जो कोई पार्ट है हम इसे सप्लाई डिमांड जोन कह सकते हैं कि जहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो इतना जो पार्ट है यहाँ से आइदर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, या फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आप समझ लेना है। तो डिमांड एंड सप्लाई मतलब ये जोन से अगर डिमांड बढ़ गया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर डिमांड एंड सप्लाई सेम लेवल पे रहा तो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे ही मतलब कंसोलिडेट करता रहेगा जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं हो जाता या फिर एक ब्रेकडाउन देखने के लिए नहीं मिलता। तो चलो ये क्लियर कर देते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि डिमांड क्या होता है। सो जस्ट मिनट, ये रिमूव कर देता हूँ। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के लिए डे टू डे लाइफ वाला सबसे पहले हम डे टू डे लाइफ वाला हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो हमारे पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी की वजह से हम रोड पे खड़े रह पा रहे हैं। मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो हम पे एक्ट कर रहा है और हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें जगह पे रहने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर मेरे से ग्रेविटी निकल जाए, मेरे पे ग्रेविटी मतलब नहीं रह जाएगी, तो मैं हवा में ऑब्वियसली उड़ने लगूंगा, ऊपर जाने लगूंगा। कब तक ऊपर जाऊंगा? जब तक मेरे पे कोई रेजिस्टेंस मतलब मुझे कोई नीचे खींचने वाला फोर्स फिर से मेरे पे नहीं आता। सेम फॉर स्टॉक, जब बाइंग और सेलिंग होती है तो बाइंग और सेलिंग के टाइम अगर हम एक सर्टन मतलब सिनेरियो मतलब ऐसा कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि स्टॉक बढ़ रहा है हाई प्राइस पे, मतलब उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। मान लेते हैं कि एक उसका प्राइस था 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ से 12 गया, 13 गया, 14 रुपीज़ गया। एक सर्टन ऐसा प्राइस आएगा जहाँ पे उसका डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगा, या फिर जो भी सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा रहेगा। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा तो चलो ये सीधा डायग्राम से समझ लेते हैं। एक स्टॉक है, उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जाते जाते चलो यहाँ पे था 10 रुपीज़, वो चला गया 16 रुपीज़ पे। बट अब 16 रुपीज़ पे क्या होता है, आइदर इसका डिमांड और सप्लाई ये जो है वो इक्वल हो जाता है या फिर डिमांड सप्लाई से कम हो जाता है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला, सप्लाई यहाँ पे बढ़ गया, मतलब मार्केट में फिर से उसकी अवेलेबिलिटी आने लगी, तो वो इस प्राइस से आइदर नीचे आ सकता है। अगर ये कंडीशन में वो नीचे आएगा और ये वाली जो कंडीशन है इसमें मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेट करना हमें स्टार्ट कर देगा। फिर से समझाता हूँ आपको, अगर स्टॉक है उसका प्राइस बढ़ रहा है, आइदर एक सर्टन पॉइंट आएगा जिसमें वो स्टॉक का डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहेगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हुआ तो वो उसी रेंज में कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर सप्लाई जो है वो अगर डिमांड से बढ़ गया, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो उसका प्राइस फिर से ड्रॉप होना स्टार्ट कर देगा और वो नीचे आ जाएगा। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस हम या चार्ट्स में भी देख लेते हैं। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक सर्टन पॉइंट हमें यहाँ पे दिखता है। चलो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ सीधा, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला, ये जो सब पॉइंट्स है यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ रही है। तो ये जो कोई भी पॉइंट्स है हमारे, वो हमें रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा भी मार्क करके दिखा सकता हूँ, ये जो पॉइंट था ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर स्टॉक फ्यूचर में यहाँ से ऊपर जाता है देन यहाँ पे फिर से वो रेजिस्टेंस फेस करने के हाई चांसेस है और वहाँ से वो फिर से नीचे आ सकता है। अगर वो ये तोड़ देता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। चलो दूसरा रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स भी बताए थे कि यहाँ पे और एक पॉइंट देख लो, ये देखो ये वाला भी एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, यहाँ से भी स्टॉक नीचे आ गया था, ये भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये वाला भी एक रेजिस्टेंस है। जो स्टॉक्स में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ऊपर जाएगा तब ये रेजिस्टेंस की तरह उसे काम करेगा। सपोर्ट्स भी में हम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं रेजिस्टेंस क्लियर कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस कौन कौन से यहाँ पे। चलो, तो सपोर्ट की अगर बात करें तो स्टॉक कहाँ से ऊपर गया है हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉक एक बार ऊपर गया था, ये पॉइंट से स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट से स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो ये भी एक पॉइंट था जहाँ से थोड़ा ऊपर गया था, फिर बाद में नीचे आ गया। तो अगर हम कंडीशन मैंने जो आपको बताए वो देखने की कोशिश करेंगे तो देख लो, चलो यहाँ पे पहला एक सपोर्ट था, उसके बाद वो टूटने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है ये वाला, उसके बाद ये वाला थर्ड, ये वाला एक सपोर्ट है।
चलो, तो ये कंडीशन अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको बताया था कि एक सपोर्ट टूटने के बाद वो फिर से नीचे आ रहा है, तो अगर ये कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पे देख लो, स्टॉक पहले यहाँ पे नीचे आ गया था, यहाँ से नीचे आ गया और नीचे आने के बाद वो स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मतलब जो सपोर्ट था, मैं आगे जाके आपको एक स्टेटमेंट भी समझाऊंगा कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। वो चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे होता है। बट आप समझ लो कि यहाँ से फिर से वो रेजिस्टेंस फेस करने लगा। बट जब वो रेजिस्टेंस फेस किया, तब रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो फिर से नीचे आ गया। बट नीचे आने के बाद उसने ब्रेकडाउन कर लिया और ब्रेकडाउन करने के बाद वो फिर से नीचे आ गया। जब वो नीचे आ रहा था तो वो कहाँ तक आएगा मैं प्रेडिक्ट कर सकता था। तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस एक सपोर्ट दिख रहा है। सो यहाँ पे एक प्रीवियस मुझे सपोर्ट दिख रहा है। तो अब मार्केट ये सपोर्ट तोड़ के अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि इस सपोर्ट तक तो वो आ ही सकता है। और इस सपोर्ट्स में अगर वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ से आइदर मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर इससे भी तोड़ देगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। वो कहाँ तक आ जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक वो नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। रेजिस्टेंस के लिए भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता है या नहीं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, जस्ट मिनट मैं आपको रेजिस्टेंस के लिए एग्जांपल बताता हूँ। प्रीवियस, हाँ चलो, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, ये रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। और इसके पिछले अगर चार्ट पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ से वो मार्केट नीचे आ रहा था। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, तो मार्केट नीचे आने के बाद जब फिर से यहाँ पे नीचे आ गया और जब नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, तब वहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। वो रेजिस्टेंस जब टूट गया तब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वहाँ तक चला गया। यह हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ तक मार्केट फिर से चला गया और वहाँ से फिर से नीचे आना मार्केट स्टार्ट कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर देता, अगर ये रेजिस्टेंस भी मार्केट ब्रेक कर देता तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला जाता, कहाँ तक, जहाँ तक फिर से हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है। जहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ तक भी मार्केट जाने के हायर चांसेस थे। बीच में भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहेंगे, उनको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैं 5 मिनट्स के पे बता रहा हूँ अभी, तो ये 5 मिनट्स के चार्ट्स पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट जा रहा है। सो टाइम फ्रेम वगैरह चूज करना मैं सिखाऊंगा जब मैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आपको सिखाऊंगा। अभी तक आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कंसेप्ट सीख लो, आगे जाके मैं आपको बाकी चीज़ें बहुत डिटेल्स में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये हेल्पफुल लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है तो उनके साथ शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे। तो अगले वीडियो में हम जो भी कंसेप्ट देखने वाले हैं वो कंसेप्ट रहेगा वाई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वगैरह, और मैं आपको अगले वीडियो में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी सीखूंगा। तो अभी तक जो हमने पार्ट देखा वो सब था एक थियोरेटिकल पार्ट था, बट इसके आगे जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो सब अब टेक्निकल पार्ट शुरू होगा। तो मैं कल से चार्ट्स वगैरह में आपको सब सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलो, थैंक यू सो मच।